इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उस दौर में उतर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। 1857 के महाविद्रोह से पहले का भारत। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बंगाल और पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए शुरुआती विद्रोहों की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विद्रोह कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। सही। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये सब क्यों हुआ और ये हमें उस समय के भारत के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक विद्रोह की कहानी नहीं है, ये कई अलग अलग चिंगारियों की कहानी है। हाँ। और ये चिंगारियां हर जगह सुलग रही थीं। अक्सर हम 1857 को एक शुरुआती बिंदु मान लेते हैं। सही है। लेकिन सच तो ये है कि कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही प्रतिरोध भी शुरू हो गया था। अच्छा। आज हम देखेंगे कि ये प्रतिरोध कितना विविध था। इसमें साधु सन्यासी थे, आदिवासी समुदाय थे जो अपनी जमीन और पहचान के लिए लड़ रहे थे। हाँ, किसान थे जो जमींदारों के जुल्म से तंग आ चुके थे, और वो शाही घराने भी थे जिनसे किए गए वादे तोड़े जा रहे थे। मतलब सबके अपने अपने कारण थे। सबके तरीके अलग थे, लेकिन जड़ में एक ही बात थी। एक बाहरी ताकत उनकी जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी आजादी पर कब्जा कर रही थी। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहला जिक्र जो स्रोतों में प्रमुखता से आता है वो है सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह। और ये सिर्फ कुछ नाराज साधुओं का मामला नहीं लगता। इसके पीछे की वजह हैं काफी गहरी हैं। बिल्कुल। 1770 का वो भयानक अकाल, फिर कंपनी का रवैया और तीर्थ यात्रा पर टैक्स। हाँ, ये तो आर्थिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला था, है ना? बिल्कुल। और यही बात इसे इतना विस्फोटक बनाती है। आप देखिए, सन्यासियों की एक परंपरा थी, वो हथियार भी रखते थे और अन्याय के खिलाफ लड़ते भी थे। अच्छा। तो जब 1757 के बाद कंपनी के नए आर्थिक नियमों ने किसानों, कारीगरों, यहाँ तक कि पुराने जमींदारों को भी कंगाल कर दिया, तो जमीन पर गुस्सा उबल रहा था। और फिर वो अकाल आ गया। हाँ, 1770 का वो भयानक अकाल जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी मारी गई और कंपनी का पूरा ध्यान वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने पर था। लोगों की पीड़ा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं था। तो सन्यासियों ने इस गुस्से को एक आवाज दी। और तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगाना तो जैसे आग में घी डालने जैसा रहा होगा। निश्चित रूप से। ये तो सीधे सीधे लोगों की आस्था और उनकी परंपरा पर चोट थी। बिल्कुल। ये उनके लिए शायद आखिरी तिनका था। इसके बाद उन्होंने जो किया वो कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। नहीं। उन्होंने कंपनी की फैक्ट्रियों और खजानों पर बाकायदा संगठित हमले किए। वे कंपनी की सेना से पूरी गुरेला रणनीति से लड़े। यह दिखाता है कि आम लोग अंग्रेजी शासन को सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव की तरह नहीं देख रहे थे। वो इसे अपनी रोजी रोटी और पहचान पर हमले के रूप में देख रहे थे। हाँ, अपनी परंपरा पर हमला। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस विद्रोह को कुचलने के लिए एक लंबी और बहुत क्रूर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जो बताता है कि ये कंपनी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया था। यहाँ से कहानी और भी जटिल हो जाती है जब हम आदिवासी विद्रोहों की तरफ देखते हैं। हाँ। स्रोतों में चुआर, हो, मुंडा, कोल, कई समुदायों का जिक्र है। इन सभी विद्रोहों को जोड़ने वाला एक धागा क्या था? ऐसा लगता है कि हर कहानी की जड़ में जमीन है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन यहाँ जमीन का मतलब सिर्फ एक खेत का टुकड़ा या आर्थिक संपत्ति नहीं है। अच्छा। आदिवासी समुदायों के लिए जमीन उनकी पहचान, उनकी सामाजिक संरचना, उनकी पूरी दुनिया का केंद्र थी। तो जब कंपनी की नई राजस्व नीतियों ने उनकी जमीनों पर बाहरी लोगों को लाके बिठाना शुरू किया, तो ये सिर्फ उनकी आमदनी पर नहीं बल्कि उनके वजूद पर हमला था। मिदनापुर के चुआर आदिवासियों का ही उदाहरण है। हाँ, उन्हें देखिए, 1768 में जब उन्होंने विद्रोह किया तो वजह थी अकाल और बेतहाशा बढ़ा हुआ लगान। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक तरह की स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाई। इसका क्या मतलब है? ये तो काफी उग्र कदम लगता है ना? हाँ, इसका मतलब है सब कुछ जला दो। सब कुछ जला दो। हाँ, ये एक बहुत ही हताश लेकिन प्रभावी सैन्य रणनीति है। जब चुआर आदिवासियों को लगा कि वे कंपनी की संगठित सेना का सीधे सामना नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने ही इलाकों में फसलें जला दी, कुओं में जहर भर दिया ताकि दुश्मन की सेना को रसद और पानी ना मिल सके। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। और ये अशांति कोई 1-2 साल नहीं चली, नहीं। ये सदी के अंत तक चलती रही। और छोटा नागपुर में कोल विद्रोह तो और भी बड़े पैमाने पर हुआ लगता है। वहां जमीन का मामला और भी पेचीदा था, क्योंकि उनकी जमीनें छीनकर बाहरी लोगों को दी जा रही थी। हाँ, और ये उनके लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक हमला था। कोल मुखियाओं, जिन्हें मुंडा कहते थे, उनकी जमीनों पर सदियों से उनका हक था। वो उनकी सामुदायिक पहचान का आधार था। अंग्रेजों ने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया और उनकी जमीनें सिख और मुस्लिम किसानों को दे दी, जिन्हें वे बाहरी या दिकू कहते थे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा 1831 में एक भयानक विद्रोह हुआ। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने लगभग 1000 बाहरी लोगों को मार डाला या जिंदा जला दिया। 1000? हाँ, ये आंकड़ा उनके गुस्से और उनकी बेबसी की गहराई को दिखाता है। ये तो एक बड़े गृह युद्ध जैसा लगता है। और फिर संथालों की कहानी आती है, जिसमें सिद्धू और कानू जैसे नेताओं का जिक्र है। हाँ, उन्होंने सिर्फ जमींदारों या साहूकारों पर हमला नहीं किया, उन्होंने तो कंपनी का राज खत्म होने का ही ऐलान कर दिया। ये तो सीधी चुनौती थी। ये एक राजनीतिक घोषणा थी, और यही संथाल विद्रोह को असाधारण बनाती है। संथालों के साथ भी वही हो रहा था। राजस्वाधिकारी, पुलिस, जमींदार, साहूकार सब मिलकर उनका शोषण कर रहे थे। तो 1855 में सिद्धू और कांको के नेतृत्व में उन्होंने न केवल हथियार उठाए, बल्कि ये ऐलान किया कि अब कंपनी राज खत्म और अपना राज शुरू हो गया है। उन्होंने खुद को शासक घोषित कर दिया। हाँ, एक स्वतंत्र इलाके का। ये कोई छोटा मोटा दंगा नहीं था, ये स्वतंत्रता की एक घोषणा थी। कंपनी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? इतनी बड़ी चुनौती को वे आसानी से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसे पूरी ताकत से कुचला। एक बड़ी सेना भेजी गई और हजारों संथाल मारे गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अंग्रेजों की सीखो और लागू करो वाली रणनीति को दिखाता है। अच्छा। विद्रोह को दबाने के बाद 1856 में सरकार ने एक कानून पास करके संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाया। एक अलग जिला? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि अंग्रेजों ने माना कि संथालों की अपनी अलग पहचान और जरूरतें हैं और उनके इलाके में बाहरी लोगों का दखल सीमित होना चाहिए। मतलब उन्होंने पहले बल का प्रयोग किया और फिर भविष्य में ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए एक रियायत दे दी। सही पकड़ा आपने। ये तो उनकी औपनिवेशिक शासन की प्लेबुक का हिस्सा लगता है। हाँ, ये उनकी डिवाइड एंड रूल और शांत करो नीति का एक क्लासिक उदाहरण है। वो समझ गए थे कि सिर्फ बंदूक के दम पर हमेशा शासन नहीं किया जा सकता। कभी कभी थोड़ी स्वायत्तता देकर बड़े विद्रोहों को टाला जा सकता है। ये एक सबक था जो वे इन शुरुआती विद्रोहों से सीख रही थीं। तो हमने देखा कि कैसे जमीन और आर्थिक कारणों से विद्रोह हुए, लेकिन क्या हर विद्रोह का कारण यही था? स्रोतों में असम के अहोम विद्रोह का जिक्र है, जिसकी कहानी वो थोड़ी अलग लगती है। हाँ, ये धोखे और पूगे हुए वादे की कहानी है। हाँ, ये विद्रोह चरित्र में थोड़ा अलग है। ये किसानों या आदिवासियों का नहीं, बल्कि असम के पुराने राजघराने यानी ओहोम कुलीन वर्ग का विद्रोह था। अच्छा। पहले बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे असम छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन युद्ध जीतने के बाद उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने असम को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। हाँ, और ये अहोम अभिजात वर्ग के लिए एक सीधा धोखा था। तो 1828 में गोमधर कोंवर नाम के एक राजकुमार के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन पहली कोशिश तो नाकाम हो गई थी। फिर कंपनी ने क्या किया? क्या उन्होंने यहाँ भी संथालों जैसी कोई रणनीति अपनाई? पहली कोशिश को उन्होंने आसानी से दबा दिया, क्योंकि उनकी सैन्य ताकत बेहतर थी। लेकिन जब 1830 में विद्रोह की एक और कोशिश हुई तो कंपनी ने अपनी रणनीति बदली। उन्हें एहसास हुआ कि इस इलाके पर सीधे शासन करना मुश्किल और खर्चीला होगा, तो उन्होंने बल प्रयोग के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। कूटनीति का? 1833 में उन्होंने ऊपरी असम का एक बड़ा हिस्सा महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया। ये दिखाता है कि एक कंपनी कितनी व्यवहारिक थी। जहां ताकत से काम बनता था वहां ताकत, और जहां रियायतें देने से काम चले वहां वो। बिल्कुल, वे पीछे नहीं हटते थे। और खासी विद्रोह का मामला भी बाहरी दखल का ही लगता है। एक सड़क बनाने को लेकर इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया? वो सिर्फ एक सड़क नहीं थी। अंग्रेज ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए खासी पहाड़ियों से एक सैनिक सड़क बनाना चाहते थे। अच्छा। इसके लिए बड़ी संख्या में अंग्रेज, बंगाली और अन्य मजदूर उस इलाके में आने लगे। वहां के एक प्रमुख शासक
तीरथ सिंह ने इसे अपनी संप्रभुता और संस्कृति पर एक हमले के रूप में देखा। और उन्होंने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी। यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने गारो, खम्पटी और सिंघापू जैसी दूसरी जनजातियों को भी अपने साथ मिला लिया। उनका नारा था, मैदानी अजनबियों को बाहर निकालो। तो ये एक स्थानीय मुद्दे से बढ़कर एक क्षेत्रीय आंदोलन बन गया। ये उस इलाके में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था। ये सिर्फ एक सड़क के बारे में नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपने तरीके से जीने के अधिकार के बारे में था। लेकिन आखिर में इसे भी दबा दिया गया। हाँ, 1833 तक अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सैन्य शक्ति से इसे भी दबा दिया, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि प्रतिरोध की आग सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि सुदूर पहाड़ी इलाकों में भी जल रही थी। इन सभी विद्रोहों को देखकर एक पैटर्न तो साफ नजर आता है, लेकिन सूची में आखिरी दो समूह हैं, पागलपंथी और फराइजी। स्रोत उन्हें अर्ध धार्मिक संप्रदाय कहते हैं। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। क्या ये धर्म की लड़ाई थी या किसानों के अधिकारों का आंदोलन? ये दोनों का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण था और यही इनकी ताकत थी। अच्छा। पागलपंथियों को देखिए, ये करमशाह द्वारा स्थापित एक समूह था जिसके विचार काफी उदार थे। उनके बेटे टीपू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को अपना मुद्दा बनाया। तो धर्म ने एक नैतिक बल प्रदान किया। हाँ बिल्कुल। टीपू ने किसानों से कहा कि जमीन पर सबका बराबर का हक है और जमींदारों को लगान देना अन्याय है। उन्होंने तो 1825 में शेरपुर पर कब्जा करके खुद को राजा ही घोषित कर दिया था। हाँ, ये सिर्फ किसानों का विरोध नहीं था, ये एक राजनीतिक विद्रोह था। उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अपनी सरकार, अपनी सेना। यहाँ धर्म और अर्थशास्त्र एक साथ चल रहे थे। धर्म ने लोगों को एकजुट किया और एक विचारधारा दी, जबकि आर्थिक शोषण ने विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। और ये आंदोलन काफी लंबा चला। हाँ, ये 1840 के दशक तक चलता रहा, जो दिखाता है कि ये कितना गहरा और संगठित था। फराइजियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। वे भी काश्तकारों के हक की बात कर रहे थे और उनके नेता दादू मियां का तो मकसद ही अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना था। हाँ, पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह ने फराइजी आंदोलन की शुरुआत की थी। उनके बेटे दादू मियां ने इसे एक क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने नारा दिया कि सारी जमीन खुदा की है और इसलिए किसी जमींदार को लगान लेने का कोई हक नहीं है। तो उनका मकसद भी दोहरा था। हाँ, सीधा मकसद था, पहले जमींदारों के शोषण से किसानों को आज़ाद कराना और फिर अंग्रेजी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर खदेड़ना। ये आंदोलन 1838 से 1857 तक, मतलब लगभग 2 दशकों तक बहुत ताकतवर रहा। और स्रोत में ये भी जिक्र है कि बाद में कई फराइजी वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। ये क्या दिखाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वहाबी आंदोलन एक ज्यादा संगठित और अखिल भारतीय स्तर का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, जिसकी जड़ें भी धार्मिक सुधारों में थीं। अच्छा। तो फराइजियों का उसमें शामिल होना ये दिखाता है कि कैसे प्रतिरोध की ये स्थानीय और क्षेत्रीय धाराएं एक बड़ी राष्ट्रीय धारा में मिलने की क्षमता रखती थीं। ये दिखाता है कि एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह के गुस्से से जुड़ सकता था। इन सभी कहानियों को एक साथ रखने पर यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि 1857 कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था। नहीं, पिछले 100 सालों से बारूद इकट्ठा हो रहा था। हर विद्रोह, चाहे वो सफल हुआ हो या नहीं, उस बड़े विद्रोह की जमीन तैयार कर रहा था। इसका मुख्य सार यही है कि अंग्रेजों का सामना किसी एक दुश्मन से नहीं था। वे एक ही समय में दर्जनों लड़ाइयां लड़ रहे थे। कहीं वे आदिवासियों से उनकी जमीन के लिए लड़ रहे थे, कहीं किसानों से लगान के लिए, कहीं पुराने शासकों से उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए, तो कहीं धार्मिक समूहों से उनकी आस्था के लिए। हर विद्रोह के पीछे कारणों का एक अनोखा मिश्रण था। हाँ, आर्थिक दबाव, राजनीतिक विश्वासघात और सामाजिक सांस्कृतिक दखल का एक अनोखा मिश्रण। और इन सब से निपटने की उनकी रणनीति भी एक जैसी नहीं थी। वे लगातार सीख रहे थे और अपने तरीके बदल रहे थे। बिल्कुल, यही औपनिवेशिक शासक की सबसे बड़ी पहचान होती है, अनुकूलन क्षमता। उन्होंने क्रूर दमन का भी इस्तेमाल किया, जैसे सन्यासी और खासी विद्रोह में, लेकिन उन्होंने रणनीतिक रियायतों का भी इस्तेमाल किया, जैसा हमने अहोम और संथालों के मामले में देखा। वे समझ गए थे कि भारत जैसे विशाल और विविध देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें ताकत और कूटनीति, दमन और रियायत दोनों का इस्तेमाल करना होगा। 1857 तक वे शासन करने की स्काला में काफी माहिर हो चुके थे। ये हमें एक अंतिम विचार पर लाता है।
हाँ। ये स्रोत हमें बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सभी समूह, सन्यासी, कोल, संथाल, अहोम, फराइजी, अपने अपने तरीके से एक ही दुश्मन से लड़ रहे थे, लेकिन वे सब अलग थलग थे। हाँ, उनमें कोई केंद्रीय समन्वय नहीं था। तो अगर उस दौर में कोई ऐसी शक्ति होती जो इन सभी अलग-अलग चिंगारियों को एक ही आग में बदल पाती, तो क्या 19वीं सदी का इतिहास कुछ और होता?